हाँ जी मेरे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, राम राम। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके अपने इस बेहतरीन से प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है मनदीप शर्मा और हम लोग तय करने वाले हैं साइंस का सफर। मेरे दोस्तों, ज्यादा मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, हम लोग सीधे डायरेक्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। आपको अपने भविष्य की शुभकामनाएं और इस क्रिएटिव क्लासेस के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार से फिर से स्वागत। मेरे दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं जी साइंस। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे जी? साइंस का टॉपिक पढ़ने वाले, बेहतरीन, बहुत गजब, मजा आने वाला जी। साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किसके ऊपर? विज्ञान के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब हम लोग कोई भी चीज शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले उसका पता होना चाहिए कि आखिरकार साइंस का मतलब क्या होता है। यानी हम साइंस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, साइंस अपना विषय रहने वाला है, तो हमें एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए भाई कि आखिरकार साइंस का मतलब क्या होता है। व्हाट इज साइंस? तो चलिए बातचीत बातचीत कर लेते हैं। जो साइंस होता है, लेटिन भाषा के वर्ड, कौन सी भाषा भाई? लेटिन भाषा के वर्ड साइंसिया से निकल के आया। किससे? साइंसिया। और इस साइंसिया से ही क्या बना अपना? इस साइंसिया से ही बना है मेरे दोस्तों साइंस। साइंसिया से क्या बना है? साइंसिया से बना है साइंस। और इस साइंसिया का क्या मतलब होता है? साइंसिया का मतलब होता है मेरे दोस्तों टू नो। क्या मतलब होता है? टू नो यानी जानना। किसी भी वस्तु के बारे में हमें जानकारी होना, किसी भी वस्तु के बारे में हमें क्या होना मेरे दोस्तों? जानकारी होना। क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। अब ये बात तो पता चल गई, ये बात तो हमें पता चल गई कि किसी भी चीज के बारे में जानकारी होना, लेकिन पॉइंट ये उठता है, कैसी जानकारी? जानकारी होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कैसी जानकारी, वो हमें पता चलेगा मेरे दोस्तों हिंदी के शब्द विज्ञान से। और हिंदी का जो शब्द विज्ञान है, विज्ञान संस्कृत भाषा के शब्द विज्ञानम से निकल के आया है। और जब हम इसको दो टुकड़ों में तोड़ते हैं तो यह निकल के आता है दोस्तों वी प्लस ज्ञान। वी प्लस ज्ञान। और वी का क्या मतलब होता है? वी का मतलब होता है मेरे दोस्तों विशेष। क्या मतलब होता भाई? विशेष। और ज्ञान तो मेरे दोस्तों ज्ञान ही होता है। यानी किसी भी वस्तु के बारे में हमें एक विशेष प्रकार का ज्ञान होना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है भाई। क्या कहलाता दोस्तों? विज्ञान कहलाता है। अब विशेष प्रकार का ज्ञान कैसे? किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी, लेकिन कैसी जानकारी? एक विशेष जानकारी, एक विशेष ज्ञान क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों विशेष प्रकार का ज्ञान कैसे? इस पॉइंट का पता होना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, सभी को पता है, जब हम किसी भी वस्तु को ऐसे छोड़ते हैं तो अक्सर वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिर जाती है भाई। वो किसके कारण नीचे गिरती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण नीचे गिरेगी? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो मेरे दोस्तों बात ये उठ के आती है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में न्यूटन ने बताया था और उन्होंने हमें एक विशेष जानकारी दी थी, एक विशेष ज्ञान दिया था। और इसी विशेष जानकारी को हम लोगों ने क्या बोल दिया? विज्ञान कहा भाई। क्या कहा दोस्तों? विज्ञान कहा। ये पॉइंट समझ में आया? बिल्कुल जी, समझ में आ गया। आगे बातचीत करें? जी हाँ, बिल्कुल आगे बातचीत करते हैं। अब एक विशेष जानकारी दी, एक विशेष ज्ञान दिया और इसी विशेष ज्ञान को हम लोगों ने विज्ञान बोल दिया। आगे बातचीत करते हैं भाई। और विशेष ज्ञान कैसे हो सकता है? जैसे कि आप लोगों को पता है रिमझिम बारिश होती है ना, रिमझिम बारिश बारिश होती है भाई। अब वो बारिश हो रही है तो ये तो सभी को ज्ञान है कि बारिश होती है, लेकिन बारिश कैसे होती है इस बात का हमें पता होना चाहिए। कैसे होती है मेरे दोस्तों? जिस टाइम पे गरम गरम हवाएं चलेंगी, नदियों से, तालाबों से, समुद्र से पानी वाष्प के रूप में ऊपर जाता है। ऊपर
अपना संघनन होता है। संघनन होने के बाद बादल बन जाते हैं। बादल जब भारी हो जाते हैं और ऊपर तापमान बढ़ जाता है तो पानी नीचे छोटी 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 बूंदों के रूप में गिरने लगता है और उन्हीं छोटी छोटी नन्ही मुन्नी प्यारी सी बूंदों को हम क्या बोलते हैं? बारिश बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? बारिश। तो एक विशेष जानकारी है और इसी विशेष जानकारी को हमने क्या बोल दिया? विज्ञान। अब क्वेश्चन ये उठ के आता दोस्तों कि आखिरकार आखिरकार विज्ञान दिवस या साइंस डे कब मनाया जाता है? साइंस डे कब मनाया जाता है, यानी विज्ञान दिवस कब मनाया जाएगा? विज्ञान दिवस विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मेरे दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, जो अपना विज्ञान दिवस है उसको हम दो तरीके से मनाते हैं। कितने तरीके से मनाते हैं? दो तरीके से। कौन कौन से वो दो तरीके हैं? एक तो होता भाई इंटरनेशनल साइंस डे। इंटरनेशनल साइंस डे। और एक होता है मेरे दोस्तों नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे यानी अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है एक तो, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। और एक क्या होता है? एक होता है मेरे दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कौन सा होता है भाई? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। एक होता है अंतरराष्ट्रीय साइंस डे और दूसरा होता है भाई राष्ट्रीय साइंस डे या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब अंतरराष्ट्रीय क्या मतलब होता है? जब पूरे का पूरा विश्व साइंस डे के रूप में जिसे मनाता है उसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय साइंस डे या अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इंटरनेशनल साइंस डे। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या होता है भाई? जिस दिन हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा देश हिंदुस्तान जिसे साइंस डे के रूप में मनाता है यानी विज्ञान दिवस के रूप में मनाता है उसे कहा जाता है नेशनल साइंस डे। अब अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये कब मनाया गया मेरे दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाई 10 नवंबर को। कब मनाया जाता है? शाबाश मेरे दोस्तों 10 नवंबर को मनाया जाता है। क्या? अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। और यदि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में बातचीत की जाए तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मेरे दोस्तों 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है भाई? 28 फरवरी को मनाया जाता है अपना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, अपने दिमाग है ना, हमारे अंदर दिमाग तो भगवान ने दे रखा है। तो मेरे दोस्तों इसी दिमाग में क्वेश्चन उठता है और वो क्वेश्चन क्या है कि 10 नवंबर को ही अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया गया? कोई और डेट क्यों नहीं चूज की गई भाई? इसी दिन ऐसा क्या स्पेशल था कि इस दिन अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? क्योंकि मेरे दोस्तों बात है 10 नवंबर 2000 की और इस दिन सभी देशों की एक बैठक हुई थी, एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग के अंदर फैसला लिया गया था कि हम लोग साइंस के रास्ते, हम लोग यानी पूरा विश्व साइंस के रास्ते पर चलकर, किसके रास्ते पर? साइंस के रास्ते पर चलकर पूरे विश्व के अंदर विकास और शांति की स्थापना की जाएगी। और ये चूंकि बैठक कब हुई थी? ये बैठक हुई थी मेरे दोस्तों 10 नवंबर को। कब हुई थी भाई? 10 नवंबर को। इसीलिए मेरे दोस्तों 10 नवंबर को हम लोग अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में 10 नवंबर को मनाते। अब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मेरे दोस्तों अपने देश के एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं और उनका नाम है डॉक्टर CV रमन। चंद्रशेखर, इसको यहां से थोड़ा सा हटा दे एक बार, अच्छे से लिखेंगे भाई। माननीय सम्माननीय है अपने डॉक्टर CV रमन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने मेरे दोस्तों इस दिन किसकी खोज की थी? इन्होंने इस दिन मेरे दोस्तों 28
नवंबर 28 फरवरी के दिन ही मेरे भाई इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। किसकी खोज की? रमन प्रभाव की खोज की गई थी इनके द्वारा। किसकी खोज की गई थी? रमन प्रभाव की। रमन इफेक्ट की खोज की गई थी डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा। कब? 28 फरवरी को। और इन्हें रमन प्रभाव की खोज के लिए पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? नोबल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भाई। नोबल पुरस्कार इन्हें किससे सम्मानित किया गया था? नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने ये इतनी, अभी आपको आने वाले नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताऊंगा मैं कि रमन प्रभाव आखिरकार क्या होता है। अभी के लिए बस इतना याद रख लेंगे, 28 फरवरी के दिन रमन, डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी और इस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नोबेल पुरस्कार पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दोस्तों। इसीलिए यह पुरस्कार पहली बार हमारे प्यारे से देश हिंदुस्तान में किसी वैज्ञानिक को इतना बड़ा पुरस्कार मिला था, जिसके लिए इन्हें भाई ये बोल दिया गया कि चूंकि ये खोज कब की गई? 28 फरवरी को, इसीलिए हम लोग 28 फरवरी को क्या मनाएंगे? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाएंगे। और 10 नवंबर को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भाई? अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे यहां से क्वेश्चन आएंगे भाई, क्वेश्चन आएंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसके लिए मनाया जाता है। ये पूछा जाएगा कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है भाई। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में किसे मिला था? डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था भाई। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ से बहुत सारे शक्तिशाली, गजब से, बेहतरीन से, एकदम लाजवाब क्वेश्चन यहाँ उठते। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। उसके बाद चलिए ठीक है जी, इतना तो हमें पता चल गया, लेकिन आप अब हमें ये बता दीजिए कि साइंस की ब्रांचेज कितनी होती है? साइंस की शाखाएं, विज्ञान की कुल शाखाएं, विज्ञान की कुल शाखाएं, टोटल ब्रांचेज ऑफ साइंस। पता तो होना चाहिए भाई, पता तो मेरे दोस्तों होना चाहिए कि टोटल ब्रांचेज ऑफ साइंस, ब्रांचेज ऑफ साइंस कितनी होती हैं? आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, साइंस की 100 से भी ज्यादा शाखाएं होती हैं। मोर देन 100 ब्रांचेज ऑफ साइंस आर देयर। नॉर्मली तो ये बोल दिया जाता है दोस्तों, नॉर्मली तो ये बोला जाता है कि भाई साइंस की 3 ब्रांचेज होती। किसी से पूछोगे ना, वो 3 ब्रांचेज बताएगा। कौन कौन सी जी? एक तो बताएगा फिजिक्स, दूसरी बताएगा केमिस्ट्री, और तीसरी बताएगा बायोलॉजी। 3 ब्रांचेज बताएगा। लेकिन भाई साइंस की 3 ब्रांचेज नहीं होती मेरे दोस्तों, साइंस की तो 100 से भी ज्यादा शाखाएं होती है। कितनी? 100 से भी ज्यादा शाखाएं होती हैं। इसीलिए मैंने लिखा विज्ञान की कुल कितनी शाखाएं? 100 से भी ज्यादा। जी ठीक है, तो आपने बता दिया कि एक तो हो गई ब्रांच, कौन सी? अपनी फिजिक्स हो गई, एक हो गई केमिस्ट्री, एक होगी बायोलॉजी, और कौन सी होती है भाई? आप लोगों ने जरूर सुना होगा कंप्यूटर साइंस। सुना है कंप्यूटर साइंस? तो कंप्यूटर साइंस किसकी ब्रांच है? इसके तो पीछे साइंस ही लगा है, तो ये किसकी ब्रांच है मेरे भाई? साइंस की है। कौन सा? कंप्यूटर साइंस। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 3 तो ये है। एक कंप्यूटर साइंस, एक तो ये हो गई भाई। एक आपने जरूर सुना होगा मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस भी आप लोगों ने जरूर सुना होगा, तो मेडिकल साइंस होगी भाई। एक आप लोगों ने जरूर सुना होगा, आपके हरियाणा के हिसार शहर के अंदर, हिसार जिले के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जहां से मैं फिलहाल पढ़ा रहा हूँ, डॉक्टर सॉरी, उसका नाम है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो टेक्नोलॉजी है वो भी किसकी ब्रांच होती है? टेक्नोलॉजी भी मेरे दोस्तों किसकी ब्रांच है? मेरे दोस्तों साइंस की ब्रांच होती है। किसकी ब्रांच होती है भाई? साइंस की ब्रांच होती है। इस प्रकार से साइंस की मेरे दोस्तों 100 से भी ज्यादा शाखाएं होती है। कितनी? 100 से भी ज्यादा शाखाएं होती हैं। इसलिए ये बोला जाता है भाई, आगे से यदि आपसे ये पूछ लिया जाए साइंस की कुल कितनी शाखाएं हैं, आप लोग 3 नहीं बताएंगे, आप लोग कहेंगे कि 100 से भी ज्यादा शाखाएं हैं। अब इन शाखाओं में मेरे दोस्तों मेरी फेवरेट और सबसे बेहतरीन, जहां से ट्रक भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रक भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चीज पूछते हैं भाई। वैसे तो मैं आप लोगों को तीनों ब्रांचेस पढ़ाने वाला हूँ, तीनों पढ़ाने वाला हूँ। अब शुरुआत किससे करें? शुरुआत कर देते हैं दोस्तों, फिजिक्स से शुरू करते हैं दोस्तों, फिजिक्स से शुरू करते हैं। बहुत मजा आएगा फिजिक्स को पढ़ने में, है ना। मैं एक बार इसके कुछ पेजेज हैं इनको डिलीट कर दूं, इन पेजेस को डिलीट कर देता हूँ यार। अच्छा चलो रहने देते हैं। हाँ देखेंगे मेरे भाई, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया अभी? हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया? विज्ञान की शाखाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम कौन सी शाखा के बारे में पढ़ेंगे? फिजिक्स, यानी भौतिक विज्ञान के बारे में बातचीत होगी। किसके बारे में? भौतिक विज्ञान के बारे में बातचीत होगी। अभी हमें फिजिक्स के बारे में बातचीत करनी है, भौतिक विज्ञान के बारे में बातचीत करनी है। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी पढ़ना शुरू करेंगे मेरे दोस्तों, सबसे पहले उसी हर एक शब्द के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे भाई। हर एक शब्द, एक सिंगल पॉइंट हम लोग नहीं छोड़ेंगे कि इसका क्या, जो मैं बोर्ड के ऊपर लिखूं या मेरे मुख से कोई भी शब्द निकले, प्रत्येक शब्द के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार इसका क्या मतलब होता है, आखिरकार इसका क्या मतलब होता है, हमें इस बात का पता होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों हम लोग शुरुआत किससे करने जा रहे हैं? हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं भाई फिजिक्स से। किससे शुरुआत करेंगे? फिजिक्स से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए भगवान महादेव के नाम के साथ शुरुआत करते हैं फिजिक्स, यानी भौतिक विज्ञान भाई, भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान के बारे में जब हम लोग बातचीत करेंगे ना, तो सबसे पहले तो हमें इस पॉइंट का पता होना चाहिए कि आखिरकार भाई इस भौतिक विज्ञान का मतलब क्या होता है, फिजिक्स का आखिरकार मतलब क्या है। इस पॉइंट का पता होना चाहिए कि आखिरकार फिजिक्स का क्या मतलब होता है। मेरे दोस्तों जो फिजिक्स वर्ड है ना, जो फिजिक्स वर्ड है वो किससे निकल के आया है? वो ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा? ग्रीक, जिसे यूनानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनानी। ग्रीक यानी यूनानी भाषा के शब्द फ्यूजिया से निकल के आया है। कौन सा? फ्यूजिया से निकल के आया है अपना फिजिक्स। और इस फ्यूजिया का क्या मतलब होता है? फ्यूजिया का जो मतलब होता है, फ्यूजिया का मतलब होता है मेरे दोस्तों नेचर। क्या मतलब होता है? नेचर मतलब होता है। इस पॉइंट का हमें पता होना चाहिए कि फ्यूजिया का क्या मतलब होता है, नेचर यानी प्रकृति। क्या मतलब होता है इसका? प्रकृति मतलब होता है भाई। फ्यूजिया का क्या मतलब? फ्यूजिया का मतलब दोस्तों प्रकृति, यानी सिंपल सी बात ये हो गई, फिजिक्स के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। और यदि इसकी डेफिनेशन की बातचीत की जाए तो आप लोग बिना हिचकिचाए बिल्कुल सिंपली एक बात लिख देंगे कि भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है
जिसमें हम प्रकृति तथा जिसमें हम प्रकृति तथा प्रकृति से जुड़े हुए नियम, देखिए मेरे साथ आप लोग नोट्स बना लीजिए भाई। जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना वो परम सत्य और एग्जाम में आपके बहुत काम आने वाली चीज है। तो जो मैं लिखवाऊँ ना प्लीज बार बार मैसेज, मेरे पास मैसेज बहुत आते हैं भाई कि सर पीडीएफ भेज दो, पीडीएफ भेज दो, पीडीएफ भेज दो। इसकी वजह आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो मैं लिखवा रहा हूँ ना दोस्तों, इसको अपने साथ साथ लिखते रहिएगा, इसको अपने साथ साथ कॉपी में उतार लीजिएगा, क्योंकि ये जब आप लिखते हो ना, जब आप लिखते हो तो अपने दिमाग में ज्यादा फिट होता है। दूसरी बात, अपने खुद के बनाए हुए नोट्स बन जाते हैं दोस्तों। किसी भी टीचर के पास कोई नोट्स ऐसे थोड़ा ही है, वो जो पढ़ा रहा है वही चीजें उसके नोट्स में है। तो आप लोग खुद नोट्स तैयार करोगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, आपको ज्यादा मजा आने वाला है। तो भाई आप क्यों बेवजह ऐसे किसी के पीछे पड़ो कि नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। आप अपने आप खुद नोट्स तैयार कर लीजिए, यहाँ से नोट्स तैयार हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति तथा प्रकृति से जुड़े हुए नियमों का अध्ययन करते हैं। नियमों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं, ध्यान रखेंगे भाई। भाई फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। यानी भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति और प्रकृति से जुड़े हुए नियमों का अध्ययन करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अब प्रकृति और प्रकृति के नियम कैसे, इस पॉइंट का पता होना चाहिए कि प्रकृति और प्रकृति के नियम कैसे। देखेंगे मेरे दोस्तों, बहुत गजब की बात बताने जा रहा हूं। जैसे कि भाई सिंपल सी बात है, मैंने अपनी जो क्लास स्टार्ट हुई ना तभी मैंने आपको एक बात बताई थी, जब कोई वस्तु हम छोड़ते हैं तो वो नीचे गिरती है, वो उसमें प्राकृतिक तो कारण है, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है, गुरुत्वाकर्षण बल एक प्राकृतिक कारण है। तो इसका मतलब प्रकृति गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे, फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। भाई कोई भी चीज आप इस टाइम पे अपनी वीडियो देख रहे हो, आपको अपना मोबाइल या लैपटॉप आपको नजर आ रहा है, ये किसके कारण देख पा रहे हो, भाई प्रकृति के कारण, क्योंकि लाइट गिरती है। प्रकाश का चैप्टर हम पढ़ेंगे, पहला ही चैप्टर अपना प्रकाश का होगा, तो प्रकाश के चैप्टर के बारे में कंप्लीट बहुत बेहतरीन तरीके से गजब तरीके से हम पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई आखिरकार हमें वस्तुएं दिखती कैसे हैं, प्रकाश के कारण। तो प्रकाश क्या है, प्राकृतिक चीज है, तो प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहां तक मेरे दोस्तों, आपके मोबाइल से या लैपटॉप से जो मेरी आवाज आप इस समय सुन पा रहे हो, ये आपके कान तक, वहां से निकल के आपके कान तक पहुंच रही है। आपके बीच में क्या उपस्थित है, हवा उपस्थित है। उसी हवा के कारण आप लोग क्या कर पा रहे हो, उस आवाज को सुन पा रहे हो। यदि यहाँ पे हवा नहीं होती, यदि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तो मेरे दोस्तों आपको सुनाई नहीं देता। इसका मतलब हवा क्या है, प्राकृतिक है। तो इसका मतलब हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, साउंड के बारे में भी फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले। भाई इलेक्ट्रिसिटी विद्युत है, किसी भी तार के अंदर कोई भी चीज नेचुरल तरीके से ही करंट बहता है ना, एक प्राकृतिक कारण है उसका। ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने उत्पन्न कर दिया, ऐसा तो नहीं भाई, उसमें प्राकृतिक कारण है कि किसी वस्तु के अंदर करंट बहता, किसी के अंदर नहीं बहता, वो क्या है, प्राकृतिक कारण है। तो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के बारे अंदर, विद्युत के बारे में भी हम लोग किसमें पढ़ेंगे, फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ गई होगी बातें, है ना। बहुत बढ़िया। अब ये पूछ लिया जाए कि भाई फिजिक्स के फादर कौन है, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स। कई बार पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है कि हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स। हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, भाई भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, पेपर के अंदर पूछ लिया जाए तो बता देंगे इजाक न्यूटन।
इजाक न्यूटन। भाई न्यूटन दादा जो है ना वो क्या है, वो अपनी फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में इन्हें माना जाता है। भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अपने इजाक न्यूटन भाई साहब को कहा जाता है क्या? भौतिक विज्ञान का जनक। ये भी पेपर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? भौतिक विज्ञान का जो जनक है वो इजाक न्यूटन को कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए मेरे भाई, इन्हें फादर ऑफ फिजिक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अलग अलग नियम दिए थे मेरे दोस्तों। एक तो दिया था भाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम इन्होंने ही दिया था। अब क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसके बारे में किसने बताया? इन्होंने ही बताया था। लॉज ऑफ मोशन, यानी गति के नियम, गति के नियम ये भी किसने दिए थे मेरे दोस्तों? ये भी इजाक न्यूटन भाई साहब ने दिए थे। उसके बाद अपना कौन सा आएगा मेरे दोस्तों? इन्होंने डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया था, डिस्पर्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में भी मेरे दोस्तों किसने बताया था? इजाक न्यूटन भाई साहब ने बताया था। अब इन्होंने इतने सारे नियम, इससे भी ज्यादा बहुत सारी बातें बताई थी दोस्तों। अब इतने सारे इन्होंने नियम दे दिए थे जिसकी वजह से इजाक न्यूटन को क्या कहा गया? इजाक न्यूटन को कहा गया फादर ऑफ फिजिक्स या भौतिक विज्ञान का जनक या भौतिक विज्ञान का बाप इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पे लिख देते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि ये बच्चे बुरा ना मान जाए हिंदी वाले भाई। भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता भाई, भौतिक विज्ञान का जनक, फादर ऑफ फिजिक्स इन्हें कहा जाता है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अलग अलग नियम अपने दिए थे, अलग अलग नियम दिए थे जिस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों अब तक मैंने आप लोगों को जितना पढ़ाया है, जितना समझाया है, जितना लिखवाया है, सारा का सारा बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा कि यहाँ तक किसी भी मेरे भाई बंधु को कोई भी दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या, दुख, दर्द, तकलीफ ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा होगा, है ना? बहुत गजब, बहुत बढ़िया भाई, बहुत 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 बेहतरीन मेरे दोस्तों। इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? कितनी देर की क्लास हो गई अपनी, देख लेते हैं एक बार। हाँ, लगभग आधे घंटे की अपनी क्लास हो चुकी है। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो मेरे दोस्तों हम लोग इस क्लास में जो पढ़ेंगे वो लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। लाइट, लाइट यानी प्रकाश भाई, प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लाइट यानी प्रकाश के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई। सबसे पहले हमें जिस पॉइंट का पता होना चाहिए वो ये है कि आखिरकार प्रकाश क्या होता है। व्हाट इज लाइट? आखिरकार प्रकाश का
क्या मतलब होता है? प्रकाश आखिरकार होता क्या है? प्रकाश आखिरकार क्या होता है? इस पॉइंट का पता होना चाहिए। तो क्या होता है दोस्तों? प्रकाश क्या होता है? लाइट इज एन एनर्जी, लाइट इज एन एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा। यदि पूछ लिया जाए आपसे व्हाट इज लाइट, प्रकाश निम्नलिखित में से क्या है, तो प्रकाश निम्नलिखित में से क्या है? प्रकाश निम्नलिखित में से ऊर्जा है। प्रकाश निम्नलिखित में से क्या है मेरे दोस्तों? ऊर्जा है। पॉइंट बता दोगे? हाँ जी बिल्कुल बता देंगे, बहुत बढ़िया, बता देना है। उसके बाद उसके बाद आप लोग क्या याद रखेंगे? यदि प्रकाश ऊर्जा है तो प्रकाश पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है? सबसे पहला प्रकाश जो है अपने पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचेगा? सबसे पहला तो हम लिख लेते हैं भाई, प्रकाश किसके रूप में पहुंचता है? वेव के रूप में। किसके रूप में? वेव यानी तरंग के रूप में। किसके रूप में पहुंचता है? तरंग के रूप में। सिर्फ तरंग के रूप में नहीं पहुंचता, पॉइंट याद रखना है। प्रकाश सिर्फ तरंग के रूप में नहीं पहुंचता, लेकिन तरंग के रूप में भी पहुंचता है। इसलिए मैंने पहला पॉइंट डाला यहाँ पे, प्रकाश किसके रूप में पहुंचा? तरंग के रूप में। अब पेपर में ये पूछा जाएगा, जी बिल्कुल सही है, आपने सही बोल दिया, तरंग के रूप में तो पहुंचता है, लेकिन कौन सी तरंगों के रूप में प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है? ये वाला बहुत बेहतरीन गजब का क्वेश्चन है। कौन सा? कि प्रकाश किन तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है? तो मेरे दोस्तों ध्यान रख लेना, प्रकाश यांत्रिक तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है। कौन से? प्रकाश यांत्रिक तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है। प्रकाश यांत्रिक तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है जी। किसके रूप में? यांत्रिक तरंगों के रूप में पहुंचता है। अब यांत्रिक तरंगों, सॉरी, अयांत्रिक तरंगों के रूप में। भाई मैंने यांत्रिक लिख दिया क्या? कौन सी? अयांत्रिक तरंगों के रूप में प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। अब हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जो लाइट है, लाइट प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव। कौन सी? नॉन मैकेनिकल वेव। अयांत्रिक तरंगों के रूप में प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। कौन से? अयांत्रिक तरंगों के रूप में प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। मैं प्रकाश को यहाँ से थोड़ा सा इसको रिमूव कर दूं, थोड़ा सा अच्छा सा बेहतरीन सा दिखाई देना चाहिए, है ना? अयांत्रिक तरंगों के रूप में प्रकाश अयांत्रिक तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है। अब इस बात का पता होना चाहिए कि आखिरकार अयांत्रिक तरंगों का क्या मतलब होता है। देखेंगे जी, हम एक खूबसूरत सी, बढ़िया सी, बेहतरीन सी, गजब सी अपनी धरती माता बनाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे, ये अपन लोगों ने क्या बना ली? ये अपनी धरती माता भाई, यहाँ पे अपनी ये है जी क्या? पृथ्वी। ये अपनी यहाँ पे क्या है? पृथ्वी। और आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार मेरे दोस्तों यहाँ पे, यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे ये मान लेते हैं अपने सूर्य देव भगवान है भाई। कौन से? सूर्य भगवान है। यहाँ पे अपने सूर्य भगवान उपस्थित है। मेरे दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि अपने पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वायुमंडल पाया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर क्या पाया जाता है? वायुमंडल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वायुमंडल पाया जाता है। इस प्रकार से मेरे दोस्तों वायुमंडल पाया गया। अब यदि ये वायुमंडल है तो इसके अंदर क्या उपस्थित है? इसके अंदर उपस्थित है मेरे दोस्तों वायु। क्या उपस्थित है भाई?
वायु उपस्थित है। अब सूर्य से जो प्रकाश की किरणें हैं, सूर्य से जो प्रकाश की किरणें हैं, वो कुछ इस प्रकार से अपनी पृथ्वी पर पहुंचती है, कुछ ऐसे अपनी पृथ्वी पर सूर्य से प्रकाश की किरणें पहुंचती हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे वायुमंडल है वहां पे तो वायु उपस्थित है, लेकिन जहाँ पे वायुमंडल नहीं है उस एरिया को क्या कहा जाता है? उस एरिया को कहा जाता है निर्वात या वैक्यूम कहा जाता है। निर्वात या वैक्यूम इसे कहा जाता है। मेरे दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं और किसको क्रॉस कर जाती है? निर्वात को। सबसे पहले तो इस पॉइंट का पता होना चाहिए कि मेरे भाई निर्वात आखिरकार क्या होता है। एक ऐसी जगह जहां पे कुछ भी नहीं होता मेरे दोस्तों, जहां पे वायु भी नहीं होती, उस एरिया को, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वैक्यूम यानी निर्वात के नाम से उसे जाना जाता है। अब ऐसी तरंगे जो निर्वात को भी पार कर जाती हैं, यानी निर्वात में भी गति कर सकती हैं, किसमें? निर्वात में भी गति कर सकती है, उन्हें क्या कहा जाता है? अयांत्रिक तरंगे कहा जाता है। अब देखो, ये निर्वात को भी पार कर गई, निर्वात में भी इन्होंने गति की है, इसीलिए प्रकाशीय तरंगों को क्या कहा जाता है? अयांत्रिक तरंगे कहा जाता है। तो प्रकाश किन तरंगों के रूप में गति किए? प्रकाश मेरे दोस्तों अयांत्रिक तरंगों के रूप में गति करता है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये बात जब इजाक न्यूटन भाई साहब को पता चली कि ये बोला गया कि प्रकाश अयांत्रिक तरंगों के रूप में गति करता है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो बोले कि वो इनके पास आए जिन्होंने ये बोला था कि भाई प्रकाश अयांत्रिक तरंगों के रूप में गति करता है। वो इनके पास आए और आके बोले, नहीं बाबा नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसी कुछ बात नहीं है, प्रकाश तरंगों के रूप में ही गति नहीं करता, प्रकाश किसके रूप में गति करता है? तो इजाक न्यूटन भाई साहब ने कहा कि जो प्रकाश है, वो जो प्रकाश होता है वो किसके रूप में? प्रकाश पार्टिकल के रूप में गति करता है, यानी कणों के रूप में गति करता है। किसके रूप में? कणों के रूप में प्रकाश गति करता है। अब यदि प्रकाश कणों के रूप में गति कर रहा है, और ये बात किसने बोल दी? इजाक न्यूटन भाई साहब ने बोल दी, तो ये पूछा गया कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, हम दिखाते हैं प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है। वह वैज्ञानिक भाई न्यूटन की बाह पकड़ ली, अरे बोले चाल दिखावांगे, दिखाया और उन्होंने प्रूव कर दिया कि प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है। लेकिन इजाक न्यूटन मानने वाला आदमी कौन था भाई? बहुत गजब का आदमी था। बोला कि ठीक है, मैंने तारी बात मान ली, प्रकाश तरंग के रूप में गति करे है, लेकिन एक बार मेरा एक्सपेरिमेंट भी देखना पड़ेगा। और इन्होंने प्रूव कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट से कि प्रकाश किसके रूप में गति करता है? मेरे दोस्तों, प्रकाश कणों के रूप में गति करता है। तब से यह बोला गया कि प्रकाश के जहां पे जरूरत पड़े तरंग के रूप में, वहां पे हम बोलेंगे कि प्रकाश किसके रूप में गति कर रहा है? तरंग के रूप में। और जहां पे जरूरत पड़े कणों के रूप में, वहां पे हम लोग बोलेंगे प्रकाश किसके रूप में गति कर रहा है? प्रकाश कणों के रूप में गति कर रहा है। इसीलिए यह बोला जाता है प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। इस बात को स्टार कर लीजिए, बहुत गजब की बात बता रहा हूं। प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। कैसा? दोहरी प्रकृति का होता है। इस पॉइंट को मेरे दोस्तों स्टार कर लीजिए। पेपर के अंदर पूछा जाता है कि प्रकाश कैसा होता है भाई? प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है, यानी प्रकाश तरंग के रूप में भी गति करता है और प्रकाश कण के रूप में भी गति करता है। इसलिए ये बोला जाता है प्रकाश कैसा होता है? प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। उम्मीद करता हूं पॉइंट समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपसे ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि ठीक है जी, प्रकाश दोहरी प्रकृति का हमने मान लिया, तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है, तो उसके प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है भाई? प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में लिया गया समय, सूर्य के प्रकाश द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा
पृथ्वी तक पहुंचने में लिया गया समय, लिया गया समय, और वो समय कितना होता है दोस्तों, ध्यान रख लेना, वो समय होता भाई 8 मिनट 19 सेकंड। 8 मिनट 19 सेकंड का समय लिया जाता है। सूर्य के प्रकाश द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लिया जाता है मेरे दोस्तों, 8 मिनट 19 सेकंड का समय लिया जाता भाई। 8 मिनट 19 सेकंड का समय लिया जाता है। लेकिन पेपर में कई बार 19 की बजाय 20 सेकंड भी दे देता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड भी पेपर के अंदर आ सकता है। तो आप ये मत सोचना कि मैंने 19 लिखवाया था भाई, प्रॉपर तो लगते हैं कितनी देर, प्रॉपर तो लगती है मेरे दोस्तों 8 मिनट 19 सेकंड, लेकिन पेपर में कई बार 8 मिनट 19 की बजाय 20 सेकंड भी दे देता है, तो आप लोग लिख देंगे 8 मिनट 20 सेकंड। और 8 मिनट 19 सेकंड में टोटल सेकंड कितने बन गए, 499 सेकंड। और मेरे दोस्तों इसमें कितने बन गए, 500 सेकंड, कितने 500। तो लगभग 500 सेकंड का समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लिया जाता है, लगभग 500 सेकंड का समय लिया जाता है। कितना, 500 सेकंड का समय लिया जाता है। लेकिन ये पूछ लिया जाए भाई, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को, कहां से, चंद्रमा से, भाई चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को, सीधा मैं चंद्रमा से लिख रहा हूं, चंद्रमा से पृथ्वी तक जो प्रकाश है वो कितनी देर में पहुंचता है मेरे दोस्तों, ध्यान रख लेना, चंद्रमा से पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुंचता है वो 1.28 सेकंड में पहुंचता है। कितना, 1.28 सेकंड में पहुंचता है। लेकिन पेपर में इसकी बजाय कभी कभी सेकंड लिख रखा, मिनट भी नहीं है, ध्यान रखना है, 1.28 सेकंड बोला मैंने, मिनट भी नहीं बोला। तो मेरे दोस्तों 1.28 की बजाय 1.30 सेकंड भी बोल दिया जाता है कि सूर्य के प्रकाश द्वारा कितना समय लिया जाता है, 1.30 सेकंड का समय लिया जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो मेरे दोस्तों ये था अपना आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं आज मैंने जो आपको पढ़ाया है, समझाया है, लिखवाया है, बताया है, उसमें मेरे किसी भी भाई बंधु को कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या, दुख, दर्द, तकलीफ कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा होगा। बहुत गजब तरीके से हमने पढ़ लिया। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए द मनदीप शर्मा शो। नमस्कार, जय हिंद, राम राम, थैंक यू।